Hey guys, what's up? Welcome back to today's video. आज की वीडियो में I will be discussing another important chapter which is surface chemistry. Surface chemistry देखो 4 से 5 नंबर का आएगा पेपर में. अब बहुत सारे of you will be in the kind of situation कि यार बहुत सारा syllabus रह गया and we are not able to complete the topics from surface chemistry. तो या तो you'll be planning कि चलो छोड़ देते हैं चैप्टर को कि देखा जाएगा जो आएगा आएगा. But guys, don't leave the chapter. Just go through all the questions that I'm going to discuss with you और इनमें से ही questions आएंगे पेपर में, इससे ज्यादा में से questions नहीं आएंगे, ठीक है. और अब तक तो I think physics की तैयारी होगी by the time you will be watching ये वाली वीडियो, तब तक तो तुम chemistry start कर ही चुके होगे. So let's get started with the chapter surface chemistry, ठीक है. Okay. तो सरफेस केमिस्ट्री में सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब विच इज अ डेफिनेशन जो कि पूछी जा सकती है पेपर में, एंड दिस डेफिनेशन कैन बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क. लेट मी कीप द मार्कर्स हियर. सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इज व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म सॉर्प्शन. तो जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनको ये पता होना चाहिए. Sorption means when adsorption and absorption occur together. So that phenomena is known as sorption. So एक नंबर के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है. I hope the definition is clear to you. ठीक है? Okay. अगर ये definition clear है, let us come to the second important, मतलब I can say the topic which can be asked in exam, which is related to how adsorption and thermodynamics आर रिलेटेड टू ईच अदर. मतलब क्या भाई इनमें कोई प्यार मतलब है, कोई रिलेशनशिप है या क्या है, मतलब ऐसी फेक रिलेशन है. सो व्हाट्स द रिलेशनशिप बिटवीन थर्मोडायनेमिक्स एंड एब्जॉर्प्शन, ये हमें आना चाहिए. एनसीईआरटी में एक पर्टिकुलर पेज पे एक्सप्लेन कर रखा है दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. तो सबसे पहले मैं थियोरी एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन आई टेल यू व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो एड्सॉर्प्शन है दैट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन नेगेटिव होगा. ऐसा क्यों? मतलब कई बार वो ये पूछ लेता है व्हाई एड्सॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक. देखो इतनी बात याद रखना, अगर बॉन्ड्स बनेंगे तो एनर्जी विल बी रिलीज्ड, अगर बॉन्ड्स को तोड़ना है तो एनर्जी हैज टू बी गिवन फ्रॉम आवर साइड, मतलब एनर्जी इज रिक्वायर्ड. अब एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, सपोज दिस इज अ सरफेस एंड द मॉलिक्यूल्स आर रोमिंग अराउंड एंड दे आर कमिंग एंड गेटिंग डिपॉजिटेड. मतलब कोई बॉन्ड बनेगा बिटवीन द सरफेस एंड द मॉलिक्यूल. तो अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज. अगर एनर्जी रिलीज होगी तो प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच विल बी नेगेटिव. ठीक है, ये एक नंबर का क्वेश्चन ये बन सकता है. तो यहां से पता चल गया डेल्टा एच इज नेगेटिव. अब देखना, अगर मैं बात करूं एंट्रोपी, व्हाट इज डेल्टा एस इन द केस ऑफ एड्सॉर्प्शन. यार पहले ही जो गैसियस मॉलिक्यूल्स थे ये हर जगह घूम रहे थे, दे वर इंडिपेंडेंट, दे वर रैंडम. बट व्हेन दीज गैस मॉलिक्यूल्स आर कमिंग एंड गेटिंग एब्जॉर्ब्ड ऑनटू द सरफेस, तो मतलब इनकी एंट्रोपी कम हो गई है, रैंडमनेस कम हो गई है. अगर रैंडमनेस कम हो गई तो आई विल से डेल्टा एस इज ऑल्सो नेगेटिव. दिस इज अनदर 1 मार्क क्वेश्चन कि क्यों एंट्रोपी कम होती है या बढ़ती है, ऑल दैट थिंग. तो ये भी क्लियर हो गया, ठीक है. अब अगर ये दो चीजें क्लियर हैं, सो दिस विल बी माइनस ऑफ टी इंटू नेगेटिव. अब देखो, अब ये जो ओवरऑल चीज है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है ना. गिव मी अ सेकेंड. ओके, तो मैंने बोला कि जो ओवरऑल चीज है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है. बट अगर मैं बोलती हूं फॉर एड्सॉर्प्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, तो डेल्टा जी को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव. और डेल्टा जी तभी नेगेटिव होगा जब फर्स्ट फैक्टर ज्यादा नेगेटिव होगा कंपेयर टू द सेकेंड फैक्टर. तो टेम्परेचर को क्या होना पड़ेगा, लो. दैट इज व्हाई वी से एड्सॉर्प्शन इज ऑलवेज प्रेफर्ड एट अ लोअर टेम्परेचर, सो दैट ओवरऑल डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव हो जाए. ओवरऑल डेल्टा एच की वैल्यू शुड बी मोर नेगेटिव कंपेयर टू टी डेल्टा एस की वैल्यू. ठीक है, तो आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट जो गिवन है एनसीईआरटी में समझ आ गया. अब ऐसे कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कम टू इंडेक्स क्वेश्चन 5.2, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लेट मी ऑल्सो सर्च एंड टेल यू, गिव मी अ सेकेंड.
इंटेक्स क्वेश्चन कहता है व्हाई डज फिजिसॉर्प्शन डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्वाइट ऑब्वियस कि यार टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिजिसॉर्प्शन क्या होता है बाय द वे? फिजिसॉर्प्शन मतलब मॉलिक्यूल्स आर कमिंग एंड गेटिंग एब्जॉर्ब्ड ऑनटू द सरफेस जस्ट बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, है ना। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएंगे, मॉलिक्यूल्स विल गो अवे, मतलब एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस। ठीक है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है तो इट हैज टू बी प्रेफर्ड एट लो टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो फिजिसॉर्प्शन कम हो जाएगी। दैट्स अ क्वेश्चन। इंडेक्स क्वेश्चन 5.2 कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम। ठीक, इसके बाद आओ इंडेक्स क्वेश्चन 5.6 पे। अनदर सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ डिसॉर्प्शन इन द प्रोसेस ऑफ कैटालिसिस। कि भाई जब कैटालिसिस कराते हैं तो डिसॉर्प्शन की क्या जरूरत होती है? जिनको नहीं पता, यार मैंने एक चैप्टर की पूरी वीडियो रिकॉर्ड करी है सरफेस केमिस्ट्री। आई थिंक एक पार्ट रह गया, दैट आल्सो आई हैव रिकॉर्डेड बट आई विल अपलोड इट एसएप। तो प्लीज देख लेना, उसमें बहुत अच्छे से आई हैव एक्सप्लेन्ड यू व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, सब सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करी हैं। लिंक आई विल पुट इट इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो, इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो, वहां से चेक कर लेना। ठीक है, अच्छा मेन बात पे आती हूँ कि डिसॉर्प्शन का काम क्या होता है। देखो, अगर मॉलिक्यूल्स आए सरफेस पे सेटल हो गए, चलो बढ़िया, एब्जॉर्प्शन हो गई। अब फॉर अदर मॉलिक्यूल्स टू कम एंड गेट एब्जॉर्ब्ड ऑनटू द सरफेस, हमें फ्री सरफेस चाहिए। वी वॉन्ट सरफेस टू बी फ्री, बट अगर सरफेस फ्री होगा नहीं तो मोर एब्जॉर्प्शन होगी नहीं। दैट इज वाई वी नीड द प्रोसेस ऑफ डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स विच आर एब्जॉर्ब, दे शुड गो। अब these have to go so that the space will be created for new molecules to come and settle down. ठीक है, so यही प्रोसेस, यही इंपॉर्टेंस होती है ऑफ द प्रोसेस डिसॉर्प्शन, टू क्रिएट न्यू स्पेस फॉर द न्यू मॉलिक्यूल्स टू कम एंड गेट एब्सॉर्ब्ड। फाइन, तो ये भी एक नंबर का क्वेश्चन था जो कि पूछा जा सकता है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया। नाउ मूव टू टेक्स्ट बुक क्वेश्चन 5.8। ओके, मतलब एक्सरसाइज 5.8 इज व्हाई इज एब्जॉर्प्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक। दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन। तो ये 3 क्वेश्चंस मैंने बताए जो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में से पूछे जा सकते हैं। आई होप टिल हियर थिंग्स आर प्रीटी मच ओके। ठीक है, ओके, यहां तक हो गया। अब क्योंकि इस बार 1 मार्क वाले क्वेश्चन हैं, क्योंकि इस बार MCQs हैं, सो यू कैन बी वेरी नाइसली आस्क्ड कि tell what is delta H for physisorption and chemisorption। मतलब वो ये पूछेगा कि डेल्टा H एड्सॉर्प्शन फॉर फिजिसॉर्प्शन कितना होता है और फॉर केमिसॉर्प्शन कितना होता है, ये दोनों वैल्यूज तुम्हें बतानी है विद यूनिट्स। ठीक है, तो जिनको नहीं पता, दिस इज 20 to 40 kilojoules per mole and this is 80 to 240 kilojoules per mole। ये दोनों वैल्यूज पता है बहुत बार जेई और नीट में भी पूछी जा चुकी हैं। तो अगर इतना सारा पूछ चुके हैं जेई नीट में तो यार यू कैन एक्सपेक्ट दिस वेरी नाइसली इन दिस ईयर्स बोर्ड एग्जाम। सो डेल्टा एच एब्जॉर्प्शन फॉर फिजिसॉर्प्शन इज 20 to 40 kilojoules per mole and that for chemisoption is 80 to 240 kilojoules per mole। ठीक है, याद रखने का आइडिया बताया था, 20 का डबल 40, 40 का डबल 80 और फिर 240। ठीक है, चलो अब अगर ये हो गया, नेक्स्ट यस यू हैव टू कम टू, आई टेल द पेज नंबर। यार मेरी बुक में तो पेज नंबर 126 पे एक टॉपिक दे रखा है जो कि है एप्लीकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहां पर बात कर रखी है कि हाई वैक्यूम कैसे क्रिएट करते हैं, मतलब चारकोल यूज कर लो, या कलर सॉल्यूशंस को कलरलेस बनाना है तो भी एनिमल चारकोल यूज कर लो। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में एब्जॉर्प्शन का काम होता है। मतलब देयर इज दिस टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ एब्जॉर्प्शन। प्लीज without forgetting, without fail, you will go through the entire topic applications of absorption। शॉर्ट में चाहो तो मैं बता देती हूँ। पहली चीज कि हाई वैक्यूम कैसे क्रिएट करते हैं। यू कैन यूज चारकोल टू क्रिएट हाई वैक्यूम, मतलब एयर को एब्जॉर्ब करा लेता है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल दे रखा है इसके अंदर,
कि जो गैस मास्क होते हैं जो इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं उनका क्या काम होता है, उनके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल प्रेजेंट होता है, वो सारे पॉइजनस या यूजलेस सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है सो दैट प्योर एयर रीचेस योर लंग्स, ठीक है। तो ये गैस मास्क का यूज हो गया। अगला है कि ह्यूमिडिटी कैसे कंट्रोल करते हैं, सिलिका, एल्यूमिनियम जेल्स, सिलिका जेल्स, दीज आर यूज्ड टू कंट्रोल ह्यूमिडिटी, ये मॉइस्चर को कैप्चर कर लेते हैं। देन उसने बात करी है कि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में हमने पढ़ा हुआ है कि द सल्फाइड ओर्स आर सेपरेटेड, मतलब इनकी प्यूरिफिकेशन करते हैं यूजिंग द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ओनली, पाइन ऑयल, फैटी एसिड्स, जेंथेट्स, ये सब यूज करते हैं। तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में भी इसका बहुत अच्छा सा यूज है, ठीक है। सो ये कुछ एप्लीकेशंस दे रखे हैं जो विदाउट फेल पढ़ के जाओगे, एनी वन क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, कूल, ठीक है। अब यस, अनदर टॉपिक जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, जो यू शुड नो, द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर अ 2 मार्क, कि भाई व्हाट आर द स्टेप्स इन विच एब्जॉर्प्शन अकर्स। मैंने अपने लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है द मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, बट अगर शॉर्ट में समझना है तो देयर आर 5 स्टेप्स। पहला स्टेप, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट इज डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंस ऑन द सरफेस, की मतलब ये सरफेस है और रिएक्टेंस सरफेस पे आके डिफ्यूज हो रहे हैं, मतलब सरफेस के पास पास आ रहे हैं। द सेकेंड स्टेप इज एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंस ऑन द सरफेस, अब रिएक्टेंस आके सरफेस पे एड्सॉर्ब हो रहे हैं। द थर्ड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, या कोई केमिकल रिएक्शन होगी इन दोनों के बीच में, मतलब जो एड्सॉर्ब रिएक्टेंट्स है इनके बीच में केमिकल रिएक्शंस हो जाएंगी। द फोर्थ स्टेप दैट यू शुड नो इज डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट। यहां पे एड्सॉर्प्शन किसकी हो रही थी, रिएक्टेंट्स की। अब जब प्रोडक्ट बन गया तो द प्रोडक्ट हैज टू बी डिसॉर्ब्ड एंड फाइनली इट विल बी डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब ऐसे याद रख लो, diffusion, adsorption, then intermediate will be formed, desorption, diffusion. These are the 5 steps which will take place. Like this is the mechanism of how adsorption takes place. अगर question ज़्यादा number का आ जाता है तो you have to draw the diagram which I have already explained in the lectures. ठीक है, तो ये एक another expected question है in this year 2020 exam. I hope ये भी clear हो गया, ठीक है, okay. इसके बाद there is another probable question which can be asked, and ये question है कि what is the use of ZSM-5? By the way, जिनको नहीं पता, ZSM is a shape selective catalyst. It is aluminosilicate, ठीक है, मतलब it's a shape selective catalyst which is an example of zeolites. तो एक क्वेश्चन मार्क करो, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन 5.22 वो ये पूछता है व्हाट आर शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। तो देखो, शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट वो होते हैं विच डिपेंड अपॉन द साइज, द पोर साइज ऑफ द कैटलिस्ट, द साइज ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द साइज ऑफ द प्रोडक्ट। तो ऐसे कैटलिस्ट जो डिपेंड करते हैं कि भाई पोर का साइज कितना है, कैटलिस्ट का भी, रिएक्टेंट्स का भी, प्रोडक्ट्स का भी, उनको बोलते हैं शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट, ठीक है। One of the example of shape selective catalyst is zeolite, and now what are zeolites? Zeolites are aluminosilicates. अब क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ये सारा मैंने लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर रखा है, यू कैन वॉच इट देयर। और थोड़ी और डिटेल में अगर जाना है तो सब कुछ इज देयर, बट अभी शॉर्ट में समझ लो कि one of the example of zeolite is ZSM-5. Now what's the application of ZSM-5? This can be asked in exam. These are used to convert alcohol directly to gasoline. तो अगर अल्कोहल से डायरेक्ट गैसोलिन बनानी है तो you can use ZSM-5 where 5 talks about the pore size of zeolite. ठीक है, इतना एग्जाम के लिए आना चाहिए, तो प्लीज ध्यान से अपने माइंड में फिट कर लो। फाइन, ओके, अब ये हो गया। नाउ इसके बाद देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो कि 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकती है, दैट इज फ्रॉम द टेबल DP, DM, नेम क्या होगा और एग्जाम्पल्स क्या होंगे।
मतलब उस पूरी टेबल में बता रखा है कि एरोसोल्स क्या होते हैं, हाइड्रोसोल्स क्या होते हैं, सोल्स क्या होते हैं, जेल्स क्या होती है, इमल्शंस क्या होते हैं, वो सारी बकवास इज गिवन इन द टेबल। अब वो जो भी दे रखा है टेबल में, डीपी क्या, डीएम क्या, डीपी क्या, डीएम क्या, किस किस के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, दिस यू हैव टू नो। तो अगर तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा टू लर्न द टेबल, तो मैंने एक ट्रिक समझा रखी है, वो गेसेफ नाम से एक ट्रिक है, वो मैंने समझा रखी है इन द लेक्चर, जस्ट गो थ्रू इट, इट विल हार्डली टेक अ फ्यू मिनट्स एंड द होल टेबल विल बी देयर इन योर माइंड। चल ठीक है, ओके। तो इसमें से एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन जो आ सकती है वो है व्हाट इज क्राफ्ट टेम्परेचर एंड व्हाट इज क्रिटिकल माइसेलाइजेशन कॉन्सेंट्रेशन। देखो, जब माइसिल्स बनती है ना, या जब मिसल्स बनती है, तो वो एक अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ओनली दे कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है। सो द मिनिमम टेम्परेचर above which micellization occurs, that is known as Kraft temperature, and the minimum concentration above which the formation of micelles occur, that is known as critical micellization concentration। ठीक है, ये दोनों 1-1 मार्क में पूछी जा सकती हैं। आई होप द डेफिनेशंस आर क्लियर। Another definition जो कि पूछी जा सकती है वो है what is coagulation। यार अब पूरा पूरा पैराग्राफ मत लिख के आना, ये एनसीईआरटी में बोल्ड में सब कुछ लिख रखा है, इसीलिए ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। कोएगुलेशन का क्या मतलब होता है? कोएगुलेशन सिंपली मींस द सेटलिंग डाउन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स या प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स, उसको बोलते हैं कोएगुलेशन। ठीक है, अनदर डेफिनेशन व्हिच इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज पेप्टाइजेशन। अब पेप्टाइजेशन क्या होती है? पेप्टाइजेशन सिंपली रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट या the process of converting a freshly prepared precipitate into the colloidal sized particle, the process is called peptization। ठीक है, just go through the definitions of all these 4 things which are given in NCERT, very important, can be asked in exam। ठीक, okay। इसके बाद yes, there is another thing which is given in NCERT, give me a second, and this is related to Briggs arc method। मैंने अपने लेक्चर में पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है व्हाट इज Briggs arc method, मतलब डायग्राम क्या होता है, सब कुछ वो करके जाना है। इन शॉर्ट मैं बता देती हूँ, एक डब्बा लेते हैं जिसमें आइस डालते हैं, मतलब आइस बाथ बनाने के लिए, फिर एक और डब्बा लेते हैं जिसके अंदर हम डालते हैं डीएम, डिस्पर्स्ड मीडियम, जिसका कोलॉइड हमने बनाना है। फिर वी टेक 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स, जनरली गोल्ड का, सिल्वर का, प्लैटिनम का, इन सबके सोल्स बनाने के लिए ये वाला मेथड यूज करते हैं। ठीक है, वी कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स टू अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव टर्मिनल रिस्पेक्टिवली, इलेक्ट्रिक आर्क सप्लाई करते हैं। सो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक आर्क, ये जो हीट प्रोड्यूस होती है, द मेटल विल अंडरगो वेपराइजेशन, मेटल वेपराइज हो जाएगा। फिर जब मेटल वेपराइज होगा तो उसके वेपर्स बनेंगे, और क्योंकि वो डीएम एकदम ठंडा है, इट इज वेरी चिल्ड, तो वो फटाफट से कंडेंस हो जाएगा। तो यहां पर वी विल गेट द पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर और प्लैटिनम इन द डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, तो गोल्ड का सोल बनाना है, सिल्वर का सोल बनाना है, सो व्हाट इज द प्रोसेस यू विल बी यूजिंग? ब्रिडिक्स आर्क मेथड। फाइन, तो ये आना चाहिए, दिस कैन बी आस्क्ड। Another important thing जो कि बिना भूले करके जाओगे, what is Tyndall effect। Tyndall effect का क्या मतलब होता है? The process of scattering of light in all the directions by colloidal particles is what is known as Tyndall effect। ठीक है, what are the applications of Tyndall effect can also be asked in exam, वो भी करके जाओगे। Cool, okay। अब इसके बाद एक बहुत धांसू क्वेश्चन which can be asked from the topic colloids around us। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि you can be asked a question related to what are the applications of colloid। Similarly, you can be asked a question related to what are the colloids around us। इसमें से भी 2 में से क्वेश्चन आने के चांसेस है। One is delta formation and one is smoke precipitators। देखो, जो मान लो फैक्ट्रीज हैं, जो भी गंदे गंदे इंडस्ट्रीज हैं जहां से बहुत ही पॉल्यूटेड गैसेस निकलती हैं, उन गैसेस, उन फैक्ट्रीज की जो चिमनीज होती हैं, ठीक है, ये जो चिमनीज है फैक्ट्रीज की,
दे हैव सम प्रेसिपिटेटर्स विच आर प्रेजेंट, जिनको बोलते हैं स्मोक प्रेसिपिटेटर्स, ठीक है। और इसका एक और नाम होता है कॉट्रल प्रेसिपिटेटर्स। अब ये काम क्या करते हैं, जो स्मोक होती है ना वो कोलॉइड होती है, और इस कोलॉइडल सब्सटेंस पे कोई ना कोई चार्ज होता है, मान लो पॉजिटिव या नेगेटिव, एक पर्टिकुलर चार्ज होगा स्मोक के पार्टिकल्स पे, ठीक है। अब हम स्मोक प्रेसिपिटेटर्स या जो कॉट्रल प्रेसिपिटेटर्स होता है उन पे ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स अप्लाई करते हैं। मतलब अगर इस पे नेगेटिव था तो यहाँ पर भी अप्लाई पॉजिटिव चार्ज, अगर इस पे पॉजिटिव था तो यहाँ भी अप्लाई नेगेटिव चार्ज, ताकि जैसे ही स्मोक बाहर निकले इट गेट्स व्हाट प्रेसिपिटेटेड, इट गेट्स कोएगुलेटेड ऑन टू द सर्फेस ऑफ द प्रेसिपिटेटर्स। तो जितनी इम्प्योरिटीज हम कंडेंस कर सकते हैं, जितनी इम्प्योरिटीज हम प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, विल डू दैट एंड काइंड ऑफ good smoke will go out, ठीक है। so this is the use of smoke precipitators. Similarly एक क्वेश्चन है कि यार डेल्टा कैसे फॉर्म होता है। अब डेल्टा कब बनता है, जब रिवर वाटर सी वाटर के साथ मिलता है ना तो डेल्टा फॉर्म होता है। अब ऐसा क्यों, रिवर वाटर तो होता है क्ले का कोलॉइडल सॉल्यूशन, सी वाटर के अंदर तो होते हैं सॉल्ट्स, हमें पता ही है NaCl, KCl, MgCl2, ये सारे सॉल्ट्स होते हैं। तो जब ये सॉल्ट्स, अब सॉल्ट्स तो क्या है, आयनिक कंपाउंड्स, सो दीज सॉल्ट्स विल एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स एंड दीज इलेक्ट्रोलाइट्स विल बी यूज्ड टू डू द कोएगुलेशन ऑफ द क्ले का कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब एक पानी था, रिवर वाटर था, क्ले का कोलॉइडल सॉल्यूशन, उसके अंदर जैसे ही सी वाटर मिला, सी वाटर के अंदर थे इलेक्ट्रोलाइट्स, इस क्ले वाटर की क्या हो जाएगी, प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, कोएगुलेशन हो जाएगी एंड हेंस डेल्टा विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि पेपर में पूछी जा सकती है। कूल, ओके। इतना करने के बाद लेट अस डू 3 more questions from NCERT. One is question number 5.6. Give me a second. Question number 5.6 from NCERT. क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड हाउ इट इज ऑब्टेन्ड। देखो, एड्सॉर्बेंट का एक्टिवेशन का सिंपल मतलब होता है दैट यू हैव टू मेक एड्सॉर्बेंट बिकम मोर गुड, मतलब टू इंक्रीज द एड्सॉर्प्शन टेंडेंसी ऑफ एनी एड्सॉर्बेंट, दैट इज नोन एज एक्टिविटी ऑफ एड्सॉर्बेंट, ठीक है। अब कैसे करते हैं, या तो सरफेस को अच्छे से क्लीन कर दो सो दैट वट एवर पार्टिकल्स हैव बीन एड्सॉर्ब्ड वो चले जाएं। दूसरी चीज, एकदम एड्सॉर्बेंट को क्रश कर दो, कन्वर्ट इट इनटू फाइन पाउडर। तो जब एड्सॉर्बेंट को हम फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर देते हैं, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, एड्सॉर्प्शन बढ़ जाती है, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू कैन एक्टिवेट एनी पर्टिकुलर एड्सॉर्बेंट। कूल। इसके बाद यू विल कम टू क्वेश्चन नंबर 5.15. There are 3 parts given in the question. Let me discuss all the 3 parts one by one. What happens when a beam of light is passed through a colloidal solution? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, when a beam of light is passed through colloidal solution, the colloidal particles will scatter the beam of light in all directions, ठीक है, and hence the path of the light will become visible. तो ये 2 चीजें लिखनी है, scattering and the visibility of path of light, that's important, ठीक है। 1 mark question था, this can be asked. Second part है, what happens when NaCl is added to hydrated ferric oxide का सोल। अब देखो यार, जो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है, लेट मी क्लीन इट, जो हमारा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का सॉल्यूशन है ना, दैट इज व्हाट इज गिवन, यस, ये जो होता है ना, दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है। जब हमने NaCl डाला तो NaCl will get dissociated to form Na plus Cl minus, and ये जो Cl minus है, क्योंकि it is negatively charged, it will do the coagulation of hydrated ferric oxide and the complete soul will get coagulated, ठीक है। ये पता होना चाहिए, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड एक पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन है। जिनको नहीं पता पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, वो कृपया करके जो चैप्टर मैंने समझाया है सरफेस केमिस्ट्री, उसमें जाओ, खूब डिटेल में अच्छे से मैंने समझा रखा है, ठीक है। ओके, मूविंग टू द थर्ड पार्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब इसको हम बोलते हैं, मतलब या तो ये क्वेश्चन आएगा या क्वेश्चन आएगा व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये बताओ। देखो,
हम क्या करते हैं, वी टेक अ यूट्यूब, एक एंड पे हम पॉजिटिव, एक एंड पे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी अप्लाई कर देते हैं। यहां हमने लिया कोलॉइडल पार्टिकल्स, आई मीन कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन में होता है डीपी एंड डीएम। अब मान लो डिस्पर्स फेस पे चार्ज नेगेटिव है, तो डिस्पर्जन मीडियम में चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। अगर डिस्पर्स फेस पे चार्ज पॉजिटिव है तो डीएम पे एकदम ऑपोजिट चार्ज होगा विच इज नेगेटिव, ठीक है। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करी, नाउ द नेगेटिव विल गो टू द पॉजिटिव एंड एंड द पॉजिटिव विल गो टू द नेगेटिव एंड एंड विल गेट कोएगुलेटेड। मतलब अगर हम किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, द कंप्लीट कोलॉइडल सॉल्यूशन, डीपी विल गो टू वन साइड, डीएम गोज टू अनदर साइड एंड इलेक्ट्रोड्स पे जाके द सॉल्यूशन गेट्स प्रेसिपिटेटेड और कोएगुलेटेड। Clear? Okay. Now moving to the last question, come to question number 26. You have to tell what do we mean by alcohol. Just give me a second. ये भी question 1 mark का आने के chances हैं. What is alcohol? Then we have aerosol and then we have hydrosol. देखो, एल्कोसोल, एरोसोल, हाइड्रोसोल, कुछ भी बात करो, इन सब में जो डिस्पर्स्ड फेस होगा वो तो होता है सॉलिड सॉलिड सॉलिड, ठीक है। और डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा, लिक्विड लिक्विड लिक्विड। मतलब लिक्विड 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 नहीं, चलो एक बार बताती हूँ। एल्कोसोल में जो डिस्पर्जन मीडियम होगा वो होगा अल्कोहल, ठीक है। एरोसोल में क्योंकि एरो है, सो जो डिस्पर्जन मीडियम होगा वो होगा गैस, और हाइड्रोसोल में जो डिस्पर्जन मीडियम होगा वो होगा वाटर। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि इस साल के बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है, ठीक है। दैट्स इट। सो गाइज, दीज वर ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू पास्ट ईयर पेपर्स, जो बहुत बार पूछे गए हैं और जो इस साल भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर पूरा सरफेस केमिस्ट्री पढ़ने का टाइम नहीं है, सारे क्वेश्चंस करने का टाइम नहीं है, सो प्लीज डू बेयर मिनिमम दीज मेनी क्वेश्चंस, बिकॉज इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस खूब 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 सारे हैं, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी रिकॉर्डिंग द चैप्टर एक्सट्रैक्शन, जनरल प्रिंसिपल्स एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। मेक श्योर यू आर वॉचिंग दैट वीडियो टू। और अगर यार नोटिफिकेशन चाहिए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, so that as soon as I upload the video, you will get the notification for the same, right? Chalo, take care. Thank you very much. Bye bye.